नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम पिछली क्लासेस में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ के आए थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। पिछले पार्ट से एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार, और अब जो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ से एक प्रश्न ज़रूर मिलेगा। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, इसलिए सब जुड़ जाइए, सब कनेक्ट, सब एक साथ पढ़िएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कैलकुलेशन बहुत समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है और कंटिन्यू पढ़िएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगाता हूँ मैं, हेडिंग लगाइए। चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल। चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल। चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल। पैरामीटर ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क। पैरामीटर ऑफ फोर टर्मिनल पैरामीटर ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क। पैरामीटर ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क। अब भी चतुर टर्मिनल जाल तो देखा हमने, देखा कि नहीं देखा? फोर टर्मिनल नेटवर्क देखा। पिछली क्लासों में भी हम पढ़ के आए कि ये फोर टर्मिनल नेटवर्क हम जो बना रहे हैं, ये इसके अंदर निवेशी या इनपुट पार्ट होता है, और ये कौन सा पार्ट होता है? इसका आउटपुट पार्ट। ये तो होता है इसका इनपुट, इसको तो हम कहते हैं निवेशी, और इसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट या निर्गम कहते हैं। यहाँ करंट या धारा नॉर्मली I1 और क्या लेके चलते हैं? V1 या स्मॉल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, स्मॉल I1। और करंट या वोल्टेज कितनी लेके चलते हैं? V1। करंट या धारा I2 और वोल्टेज कितनी लेके चलते हैं? V2। वो जाल या वो नेटवर्क जिसके अंतर्गत ये डब्बा नहीं बना हुआ, बॉक्स नहीं बना हुआ। इस बॉक्स का मतलब इसमें बहुत सारी विद्युत युक्तियाँ, इलेक्ट्रिक डिवाइस जुड़ी हुई हैं। रेजिस्टेंस, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो कौन सा होता है? इनपुट। और ये वाला पार्ट कौन सा होता है? इसका आउटपुट पार्ट होता है। दो इनपुट में, दो ही किसके अंदर? आउटपुट में। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? चतुर टर्मिनल। चतुर टर्मिनल। अब यहाँ एक नया शब्द आया कि चतुर टर्मिनल के प्राचल। पैरामीटर्स ऑफ फोर टर्मिनल। प्राचल का मतलब वो राशियाँ या वो क्वांटिटी जो इस चतुर टर्मिनल के बारे में बताएं कि ये कैसे काम करता है, इसका क्या व्यवहार है, क्या नेचर है, क्या प्रकृति है। वो राशियाँ जो इस चतुर टर्मिनल जाल के व्यवहार, कार्यशैली, वर्किंग प्रोसेस, नेचर, इन सब के बारे में बताएं, उन्हीं राशियों को हम क्या कहते हैं? प्राचल या पैरामीटर कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? कि वो राशियाँ या वो क्वांटिटी जो इस जाल या नेटवर्क, कौन सा जाल है मेरे प्यारे बच्चों? चतुर टर्मिनल जाल या फोर टर्मिनल नेटवर्क के व्यवहार के बारे में बताती हूँ या इसके नेचर के बारे में बताती हूँ, इसकी कार्यशैली के बारे में बताती हूँ, किस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रोसेस है, तो वो राशियाँ ही क्या कहलाती हैं? प्राचल या पैरामीटर कहलाती हैं, ठीक है। तो अभी ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप हेडिंग लगाओ, चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल। पैरामीटर ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क। पैरामीटर्स ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क। पैरामीटर्स ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क। तो देखो, पैरामीटर्स में क्या होगा कि वो भौतिक राशि है, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो इस चतुर टर्मिनल जाल या इस फोर टर्मिनल नेटवर्क के व्यवहार को बताए, कार्यशैली को रिप्रेजेंट करे कि क्या वर्किंग प्रोसेस है, क्या इसका नेचर होगा। उन राशियों को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्राचल या पैरामीटर कहते हैं। तो लिखिए, वे भौतिक राशियाँ जो चतुर टर्मिनल जाल के, वे भौतिक राशियाँ जो चतुर टर्मिनल जाल के व्यवहार, कार्यशैली एवं प्रकृति, वे भौतिक राशियाँ जो चतुर टर्मिनल जाल के व्यवहार, कार्यशैली एवं प्रकृति का ज्ञान करवाती हैं। वे भौतिक राशियाँ जो चतुर टर्मिनल जाल के व्यवहार, कार्यशैली एवं प्रकृति का ज्ञान करवाती हैं, उन्हीं भौतिक राशियों को प्राचल कहते हैं। उन्हीं भौतिक राशियों को प्राचल कहते हैं। उन्हीं भौतिक राशियों को प्राचल कहते हैं। Those physical quantities, इंग्लिश में लिखो मेरे प्यारे बच्चों, those physical quantities which represents nature and working process
ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क, नेचर एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क, नेचर एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क आर कॉल्ड पैरामीटर्स, आर कॉल्ड पैरामीटर्स, आर कॉल्ड पैरामीटर्स। अब देखिए पैरामीटर या प्राचल होते कितने हैं, एक होता है, दो होता है, तीन होता है। तो मुख्य रूप से जो प्राचल या पैरामीटर होते हैं चतुर टर्मिनल जाल या फोर टर्मिनल नेटवर्क के, वो कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तीन। कितने होते हैं, तीन। तो लाइन चेंज करो और अगली लाइन से लिखो, चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल, चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल तीन प्रकार के होते हैं। चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल तीन प्रकार के होते हैं। पैरामीटर्स ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क, पैरामीटर्स ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क आर ऑफ फोर टाइप्स, थ्री टाइप्स, आर ऑफ थ्री टाइप्स। पैरामीटर्स ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क आर थ्री टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं जेड प्राचल। क्या है प्यारे बच्चों, जेड प्राचल या जेड पैरामीटर। इंग्लिश में लिखना आपको जेड पैरामीटर या इसको क्या कहते हैं, जेड प्राचल। ठीक है। दूसरी चीज़, सेकंड जो होता है उसको कहते हैं वाई प्राचल या क्या कहते हैं इसको, वाई पेरीमीटर। क्या कहते हैं इसको प्यारे बच्चों, वाई पेरीमीटर। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड होगा उसको हम कहते हैं एच प्राचल या एच पेरीमीटर। इसको क्या कहते हैं, एच प्राचल या क्या होता है, एच पेरीमीटर। एच प्राचल या क्या होता है आपके पास, एच पेरीमीटर। तो कितने प्रकार के प्राचल हम पढ़ने वाले हैं, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के पैरामीटर हम पढ़ने वाले हैं, तीन प्रकार के। पैरामीटर किसके होते हैं प्यारे बच्चों, चतुर टर्मिनल या फोर टर्मिनल नेटवर्क के क्या होते हैं, प्राचल या पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं, इसके व्यवहार को बताते हैं, इस जाल के कैसे वर्किंग प्रोसेस होगी, क्या इसमें परिपथ खुला होगा, बंद परिपथ, हाइब्रिड होगा, कैसा परिपथ या सर्किट होगा, वो सारी चीज़ें बताएंगे कौन, प्राचल या पैरामीटर बताएंगे। इसलिए हम किसका अध्ययन या स्टडी करते हैं, प्राचल या पैरामीटर की। तो सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए डेफिनेशन की प्राचल या पैरामीटर क्या चीज़ होती हैं, क्या बताते हैं वो। इसके बाद प्राचल या पैरामीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राचल या पैरामीटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार के। एक होता है जेड प्राचल, एक होता है वाई प्राचल और एक कितना होता है, एच प्राचल। जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और क्या होता है आपके पास, एच पैरामीटर। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग लगाइए, फर्स्ट हेडिंग लगाइए आप, एच प्राचल या जिसको हम क्या कहते हैं, एच पैरामीटर। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, एच प्राचल या क्या कहते हैं उसको, एच पैरामीटर। लगाओ हेडिंग। अब जो हम पढ़ने जाएंगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लगा के अब पूरी स्टडी करेंगे, पूरा रिजल्ट निकालेंगे किसका, एच प्राचल या एच पैरामीटर का। तो हेडिंग लगा लो मेरे प्यारे बच्चों, एच प्राचल या किसकी बात करेंगे हम, एच पैरामीटर की बात करने, एच नहीं जेड की, सॉरी। पहला कौन सा अपने पास, जेड प्राचल। सबसे पहला जो पॉइंट है वो जेड पढ़ने जा रहे हैं, नीचे वाला बोल दिया मैंने। जेड प्राचल या कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, जेड पैरामीटर। एच नहीं प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट पॉइंट कौन सा, एक एक पॉइंट वाइज पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ने में भी सुविधा रहेगी इस प्रकार से। तो हम पढ़ने वाले जेड प्राचल या क्या पढ़ने वाले हैं, जेड पैरामीटर। इतना मालूम हो गया होगा आपको कि प्राचल या पैरामीटर होते किसके हैं, चतुर टर्मिनल जाल या फोर टर्मिनल नेटवर्क के होते। ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास, यहाँ से देखो दोस्तों, ये क्या बन गया आपके पास, चतुर टर्मिनल जाल या फोर टर्मिनल पैरामीटर। बना लो इसको, हेडिंग लगाई ली, इसको बना लो। करंट या धारा इनपुट I1, वोल्टेज कितना V1। ये तो कौन से हो गए, इनपुट टर्मिनल, इसको कहते हैं निवेशी सिरे। इनपुट टर्मिनल या क्या कहते हैं, निवेशी सिरे। इसके बाद होते हैं प्यारे बच्चों आउटपुट टर्मिनल। क्या होता है आपके पास, आउटपुट टर्मिनल। आउटपुट टर्मिनल या जिसको कहते हैं निर्गत सिरे। यहाँ करंट या धारा I2 और वोल्टेज कितनी मान ली, V2। यह आपके पास हो गया चतुर टर्मिनल जाल या क्या बन गया अपने पास, नेटवर्क। बनाओ इसको पहले, इसी पे तो अध्ययन करना है कि चतुर टर्मिनल जाल का कौन सा प्राचल पढ़ रहे हैं अपन, जेड प्राचल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कैलकुलेशन आसान होगी। एक बार एक प्राचल सीख जाइए, फिर बाकी मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा, ऐसी कंसेप्ट बताऊंगा कि जिससे कि आप चुटकियों में याद कर सकोगे। अब देखिए कोई भी, जब भी हम डायग्राम बनाते हैं, कोई भी सर्किट या परिपथ बनाते हैं फिजिक्स में या साइंस की बात करें, तो उसमें सबसे पहले डायग्राम या सर्किट जो भी बनाया आपने, उसको बनाने के बाद उसको लिखते हैं। क्या है ये, चतुर टर्मिनल जाल या फोर टर्मिनल नेटवर्क है। पहली चीज़,
दूसरी चीज़ क्या है मेरे दोस्तों, इसमें करंट या धारा इनपुट में कितनी I1, आउटपुट में कितनी I2, वोल्टेज V1 और कितनी है V2। तो लिखिए इसमें, यहाँ हेडिंग लगाई ली सबने, ये बनाई लिया सबने। अब लिखो मेरे प्यारे बच्चों इसमें, माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल, माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल जिसमें, माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल जिसमें निवेशी एवं निर्गत, जिसमें निवेशी एवं निर्गत, जिसमें निवेशी एवं निर्गत सिरों पर, माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल जिसमें निवेशी एवं निर्गत सिरों पर, जिसमें निवेशी एवं निर्गत सिरों पर धाराएं, जिसमें निवेशी एवं निर्गत सिरों पर धाराएं I1 तथा I2, जिसमें निवेशी तथा निर्गत सिरों पर धाराएं I1 तथा I2 एवं वोल्टताएं V1 तथा V2 हैं, एवं वोल्टताएं V1 तथा V2 हैं, एवं वोल्टताएं V1 तथा V2 हैं, एवं वोल्टताएं V1 तथा V2 हैं। कंसिडर ए 4 टर्मिनल नेटवर्क, कंसिडर ए 4 टर्मिनल नेटवर्क in which, consider a 4 terminal network in which at input and output terminals, in which at input and output terminals, currents are I1 and I2, currents are I1 and I2, comma, voltages are V1 and V2, comma, voltages are V1 and V2, currents are I1 and I2, voltages are V1 and V2 respectively, voltages are V1 and V2 respectively। इतना लिख लिया सबने, नेटवर्क सबने बना ही लिया। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक हम संबंध फलन परिभाषित करते हैं। अब मैथमेटिकल काम शुरू है पूरा, बस यहाँ से एक शब्द और लिखूंगा जिसमें हम थोड़ी सी बात करूँगा, बाकी पूरा मैथमेटिकल काम है, मैथमेटिक्स की तरह ही चलेंगे अपन बिल्कुल। यहाँ देखिए अपने पास कितनी राशियाँ हैं, I1, V1, I2 और क्या है V2, ठीक है। इसमें दो फंक्शन बनाने होते हैं, कोई सा ही पैरामीटर हो, बस यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी पूरे के अंदर कैलकुलेशन सब में सेम चलेगी। फिर से सुन लो, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी पूरे चाहे Z हो चाहे Y हो चाहे कौन सा प्राचल हो, H प्राचल या H पैरामीटर हो, कोई सा भी प्राचल या कोई सा भी पैरामीटर हो, बाकी कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन सबके अंदर क्या चलेगी, सेम। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सभी के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी दोस्तों। अब कैसे रहेगी वो देखो। नॉर्मल हम मैथ में फलन या फंक्शन पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, fx। इसके अंदर कितने चर या वेरिएबल है, 2। अरे कितने चर या वेरिएबल है, 2। डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते आ रहे हैं अपन मैथ्स में कि कोई भी फलन या फंक्शन है y इक्वल टू fx, इसमें कितने चर हैं, 2 चर हैं। और चर या वेरिएबल भी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। चर या वेरिएबल भी कितने प्रकार के हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्रकार के चर या वेरिएबल है इसमें, है कि नहीं है। एक तो है x और एक कौन सा है, y। ऐसे नहीं, ये 2 प्रकार नहीं हुए। चर या वेरिएबल 2 प्रकार कौन से होते हैं, एक तो होता है स्वतंत्र चर, एक तो कौन सा होता है स्वतंत्र चर, और एक चर कौन सा होता है आश्रित चर। एक होता है आश्रित चर, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है प्यारे बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या होता है आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब यहाँ देखें तो x की वैल्यू तो अपन अपनी इच्छा से रखते हैं और y की वैल्यू अपने आप आती है, जो ऐसा x रखेंगे वैसा y आएगा उसके अनुसार। मतलब x तो कौन सा चर है, स्वतंत्र। x तो कौन सा है, स्वतंत्र, और y कौन सा चर है, आश्रित। लेकिन इस फलन या फंक्शन में चर या वेरिएबल कितने थे, 2 ही थे। अब हमारे पास चर या वेरिएबल कितने, 4, और फंक्शन कितने बनाने, 2। इसका मतलब 2 को तो मान के चलना है स्वतंत्र और 2 को मान के चलना है आश्रित। बस अब हर एक पैरामीटर में यही याद रखना है कि इसमें स्वतंत्र तो किसको लेके चलते हैं और आश्रित किसको लेके चलते हैं। तो z प्राचल में जो फंक्शन बनेगा, एक बार लिखना नहीं, समझने के लिए बता रहा हूँ। एक तो बनेगा v1 और एक दूसरा बनेगा v2, और ये कोई फंक्शन f1 नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दिया हमने, f2,
और ये यहाँ आता है I1 का फंक्शन होगा और I2 का, और ये फलन होगा I1 का और किसका फंक्शन होगा I2 का। ये फंक्शन होगा आपके पास I1 का और किसका होगा I2 का। इसका मतलब इतना याद रख लो कि Z में स्वतंत्र कौन होते हैं I1 और I2, इंडिपेंडेंट कौन होता है, इसमें जैसे X होता है वैसे ही Z प्राचल में हमारे पास स्वतंत्र कौन होंगे I1 और I2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होंगे I1 और I2। Z का याद कर लेंगे तो जैसे ही Z के बाद अगला कौन सा प्राचल पढ़ेंगे हम, Y पैरामीटर पढ़ने वाले हैं। कौन सा पैरामीटर पढ़ने वाले हैं बच्चों, Y पैरामीटर पढ़ने वाले हैं। जैसे ही Y पैरामीटर आएगा चेंज हो जाएंगे, V1 V2 यहाँ आ जाएंगे आपके पास। इसका मतलब स्वतंत्र कौन हो जाएगा V1 और V2। तो बस इतना याद रखना, बाकी आगे की कैलकुलेशन पूरी मैथमेटिकल एक एक वर्ड में समझा के लिखूंगा कैसे आंशिक अवकलन करना है। अब अवकलज ही नहीं आता तो उसका तो क्या कर पाएंगे, वो भी सिखा देंगे बच्चों को तो, लेकिन करने वालों को ही नहीं आता क्या करें। नए फंक्शन का पता चलता है तो देखिए V1 और V2 फंक्शन है I1 I2, V2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ किसका I1 और I2। आपको एक चीज दिमाग में नोट कर लो परमानेंट, Z प्राचल में स्वतंत्र चर कौन सा I1 और I2, बस इतना याद कर लिया। फिर तो लिख दो V1 V2 ही बच गए बराबर में, और Y में इससे उल्टा कर लेंगे, H का और बता देंगे आगे, उसमें इंटरमिक्स होते हैं दोनों, ठीक है। तो बस इतनी ही चीज याद रखनी है कि Z प्राचल या Z पेरीमीटर के अंतर्गत दो चर या दो वेरिएबल रखने, स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट, और स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं I1 और कौन होता है I2। तो लिखिए अगली लाइन से, जितना लिखा उससे आगे लिखिए। इस प्राचल में I1 तथा I2 को, इस प्राचल में I1 तथा I2 को स्वतंत्र चर के रूप में लेते हैं। इस प्राचल में I1 तथा I2 को स्वतंत्र चर के रूप में लेते हैं, स्वतंत्र चर के रूप में लेते हैं। एवं V1 तथा V2 को, स्मॉल लिखना, देखो मैंने स्मॉल लिखी, बाद में कैपिटल का दूसरा मीनिंग निकालूंगा मैं, है ना। एवं V1 तथा V2 को आश्रित चर लेते हैं, एवं V1 तथा V2 को आश्रित चर लेते हैं, एवं V1 तथा V2 को आश्रित चर लेते हैं। In this parameter we consider I1 and I2 are independent variables. In this parameter we consider I1 and I2 are independent variables, Voltages full stop. Voltages V1 and V2 are considered dependent variables. 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 बस इतना ही याद रखना है दोस्तों। Z प्राचल का मतलब क्या हुआ कि I1 और I2 को कौन सा चर लेके चलना है, स्वतंत्र। अब जो बाकी बच गए वो अपने आप ही कौन से हो जाएंगे, आश्रित या डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब इसके आगे लिखिए व्यापक, अगली लाइन से लिखिए व्यापक फलन के रूप में, इन जनरल फंक्शन, व्यापक फलन के रूप में, इन फॉर्म ऑफ जनरल फंक्शन, व्यापक फलन के रूप में इन फॉर्म ऑफ जनरल फंक्शन। फिर ये फंक्शन लिख लो, कोई जरूरी नहीं कि एफ ही नाम दो, एफ दे दो, जी दे दो, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। एक को दे दो इक्वेशन फर्स्ट और एक को दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। दे दिया। यहां तक किसी को समस्या? अब देखिए, जो आपके पास प्राचल या पैरामीटर, ये लिख लिया सबने, प्राचल या पैरामीटर कौन सा है अपने पास, जेड। प्राचल या पैरामीटर अपने पास कौन सा है, जेड है प्यारे बच्चों। इस जेड प्राचल या पैरामीटर का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं जेड प्राचल में I1 और I2 को क्या लेके चलना है, स्वतंत्र। बस
y पढ़ेंगे तो इससे उल्टा हो जाएगा। कोई किसी प्रकार की डाउट नहीं रहनी चाहिए भी किसी को भी। इसके बाद फंक्शन लिख दिए v1 v2 फंक्शन f1 i1 i2 f2 i1 कितना हो गया आपके पास i2, लिख दिया फंक्शन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करें। अब देखिए ये जो आपका कौन सा जाल है, चतुर टर्मिनल जाल, 4 टर्मिनल नेटवर्क है अपने पास। कौन सा जाल है, चतुर टर्मिनल जाल, या क्या है ये 4 टर्मिनल नेटवर्क। तो 4 टर्मिनल नेटवर्क में जब प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा प्रवाहित होती है तो इसमें परिवर्तन होते हैं। जब 4 टर्मिनल नेटवर्क में जब प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता प्रवाहित होती है तो यहाँ क्या होता है, परिवर्तन या चेंज होता है। अब परिवर्तन जो होता है वो बहुत कम होता है, पहली बात। और यहाँ जब फंक्शन हम मैथ्स में पढ़ के आते हैं कि कोई भी फलन जब एक से ज़्यादा का फंक्शन हो जाता है, देखो नॉर्मल परिवर्तन तो क्या लिखा जाता है, जैसे y = f(x) है आपके पास, तो हम क्या लिखते हैं dy क्या लिखते हैं dx, या तो ऐसे लिख देते हैं, या del y क्या लिख देते हैं del x, यही हुआ आपके पास। लेकिन जब फंक्शन एक से ज़्यादा का हो जाता है तो उसमें ये डेरिवेटिव न लेके हम क्या लेते हैं, उसमें आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव के द्वारा किसको बताते हैं, परिवर्तन को। अरे मैथ्स में पढ़ के आते हैं ना कि ये फंक्शन हो गया x का और z का, तो एक बार तो होता है del y del x और एक बार होता है del y क्या होता है del z। यहाँ इसको ऐसे नहीं लिख सकते अपन, dy क्या नहीं लिख सकते dx। अब इसमें जैसे ही इस जाल में प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता प्रवाहित होगी तो इसमें क्या उत्पन्न होते हैं, परिवर्तन। अरे क्या होंगे, परिवर्तन। और परिवर्तन को हम अगर गणितीय रूप में लिखना चाहें, मैथमेटिकल रूप में लिखना चाहें, तो परिवर्तन को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, अवकलज या डेरिवेटिव के द्वारा व्यक्त करते हैं। अगर एक ही चीज़ का फंक्शन होता तो अवकलज या डेरिवेटिव लिख देते ये वाला, लेकिन जब एक से ज़्यादा का फंक्शन या फलन होता है तो मेरे प्यारे बच्चों ये काम में आता है कौन सा, आंशिक अवकलज, या क्या काम में आता है, पार्शियल डेरिवेटिव। अरे क्या काम आता है, आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव काम में आता है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, यहां तक लिख लिया सबने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इसके बाद लिखिए, एक लाइन लिखो नीचे, यदि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, यदि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता प्रवाहित हो, यदि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता प्रवाहित हो तो उत्पन्न परिवर्तन, और कौन से रूप में उत्पन्न परिवर्तन लिख रहा हूं मैं, गणितीय रूप में या मैथमेटिकल फॉर्म में। नीचे ब्रैकेट में लिख दो गणितीय रूप में। तो उत्पन्न परिवर्तन और किस रूप में लिखने हैं आपको, गणितीय रूप या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने। ठीक है दोस्तों, इफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज फ्लोइंग इन 4 टर्मिनल नेटवर्क, if alternating voltage or current flowing in 4 terminal network then changes in mathematical form अब देखिए आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव संपूर्ण करने वाला हूं, तो देखो इसका तो हो गया dv1। यहाँ देखो v1 फंक्शन किसका, i1 का, तो ये हो जाता है डेल v1 कितना हो गया, डेल i1। लेकिन संपूर्ण आंशिक अवकलज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास di1 प्लस, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा डेल v1 का किसके साथ होना है, i2 के साथ, तो डेल v1 डेल i2, और ये कितना हो गया आपके पास di2। अरे ऐसे तो लिखते आए हैं, संपूर्ण आंशिक अवकलज या कंप्लीट पार्शियल डेरिवेटिव जब भी हम करते हैं तो कुछ इसी तरीके से करते आए हम। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में परिवर्तन करो, दूसरे में परिवर्तन होगा तो dv2, कुल परिवर्तन किसमें, v2 में। अब परिवर्तन 2 टुकड़ों में होगा, i1 और i2 के कारण, तो डेल v2 कितना हो गया, डेल i1। एक बार तो v2 में परिवर्तन किसके साथ, i1 के साथ, और ये हो गया di1 प्लस। अरे पढ़ के आए ना, ये तो फर्स्ट ईयर में अपन मैथ्स में पढ़ते हैं आंशिक अवकलज में। ये हो गया आपका v2 में परिवर्तन किसके साथ होगा, i2 के साथ।
V2 में परिवर्तन किसके संगत होगा, I2 के संगत, और ये हो गया आपके पास di2। इनको दे दीजिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। फिजिक्स का काम यही खत्म हो गया था बस। अब काम किसका है, मैथ्स का, पूरा लास्ट तक। समझ रहे हो मेरी बात। फिजिक्स का इतना ही काम था कि प्राचल में चतुर टर्मिनल जाल में कौन सा स्वतंत्र रखते हैं, कौन सा आश्रित रखते हैं, बस वही खत्म हो गया। अब तो परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव टोटल ले लिया हमने, और अब बाकी आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो नोट कर लो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर कितना 4। नोट कर लो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर कितना 4। अच्छे से नोट करना भी, कहाँ I1 है कहाँ I2 है, और चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट कि किसके साथ किसका हमने किया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। यहाँ तक भी किसी को समस्या, अरे यहाँ तक किसी को समस्या दोस्तों नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वोल्टेज में परिवर्तन, वोल्टेज में परिवर्तन, वोल्टेज में परिवर्तन, वोल्टेज में परिवर्तन, ये किसमें, धारा में परिवर्तन, और किसमें, धारा में, ये किसमें परिवर्तन है, वोल्टेज में। तो बार बार ये डी डेल लगाने की बजाय एक काम कर लो, बोले परिवर्तन है, जैसे V1 में I1 के साथ है, परिवर्तन V1 का किसके साथ है, I1 के साथ। यहाँ टोटल परिवर्तन या चेंज किसका है, V1 का। ये स्मॉल लेके चले ना अपन शुरू से। बोलो डी लगा रहे हैं बार बार, एक बार एक लाइन में कह दो कि भाई परिवर्तन को किससे लिख दूंगा, कैपिटल से। तो V1 अगर कैपिटल लिखा हुआ, इसका मतलब कितना है, dV1 ही है, छोटे बार कि V1 में परिवर्तन, इसको V1 लिख देता हूँ। धारा में परिवर्तन, बार बार dI1 लिखने की जरूरत नहीं, कैपिटल I1 लिख दो। तो ये डी का डेल का झंझट छुड़वा देता हूँ अभी आपका। समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखो, तो एक लाइन लिख दो बस, बाकी क्या दिक्कत है। क्या लाइन लिखने वाले अपन, यहां से देखो, धारा एवं धारा में परिवर्तन, यार पूरी लाइन लिख दो, धारा में परिवर्तन I तथा वोल्टता में परिवर्तन, वोल्टता में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन I तथा वोल्टता में परिवर्तन V लेने पर, कैपिटल ले रहा हूं भी, धारा में परिवर्तन I तथा वोल्टता में परिवर्तन V लेने पर, कि धारा में परिवर्तन तो कितना लिया मैंने I, और वोल्टता में परिवर्तन कितना लिया, वोल्टता में परिवर्तन कितना लिया, अरे कितना लिया, V। इसको तो लिख देते कैपिटल V1, ध्यान से देखना, नोट मत करना। चेंज इन करंट I एंड चेंज इन वोल्टेज इज V, चेंज इन करंट I एंड चेंज इन वोल्टेज इज V, कि करंट में चेंज तो कितना I और वोल्टेज में चेंज कितना V। कैपिटल ये डी डी लिखने की, डेल डेल लिखने की आवश्यकता खत्म कर देता हूँ अभी। ये कितना हो गया V1, इसको क्या लिखेंगे V2, ठीक है। एक बार इसको छोड़ो, ये कितना होगा I1, एक एक चीज़ समझ समझ के लिख रहा हूँ, I2, ये कितना हो जाएगा कैपिटल I1, और इसको कितना लिखेंगे कैपिटल I2। डेल V1 अपॉन डेल I1, इसको भी ऐसे लिखा जाएगा V1 अपॉन कितना I1। V अपॉन I क्या होता है दोस्तों, Z होता है। V अपॉन I क्या होता है, Z। अब ये देखो V अपॉन I, V अपॉन I, V अपॉन I, V अपॉन I, इसका मतलब सारे के सारे Z है, सारे के सारे क्या है, Z। अब Z कौन से हैं, क्या नाम होते हैं इन Z के, इन Z के क्या नाम होते हैं, Z के नाम क्या होते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस Z के तो लिखते हैं ZI, अब क्यों लिखते हैं वो अभी बताऊंगा मैं, एक एक चीज़ आगे पूरी लिख के बताऊंगा। भाई ये तो मालूम चल गया कि सारे Z है। V अपॉन I क्या होता है, Z। V2 अपॉन I जो भी है, V अपॉन I, V अपॉन I क्या होता है, Z। इसको तो कहते हैं ZI, इसको कहते हैं ZR, इसको कहते हैं ZF, और इसको कहते हैं ZO। Z0 नहीं है ये, कितना ZO। अब क्यों कहते हैं, कारण क्या है, उन चीज़ों को हम आगे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। देखो ये तो क्लियर हो गया होगा, इसको तो हमने कह दिया V1 परिवर्तन को V2, इनको I1 I2 I1 I2,
और ये जेड भी क्लियर हो गए होंगे आपके कि वी अपॉन आई, तो सारे के सारे क्या है, प्रतिबाधा इम्पिडेंस है, जेड हो गए। अब इसका नाम आई है, इसका नाम आर है, इसका एफ है और इसका क्या है ओ। ये कैसे हुए और ये याद हो जाएंगे आपके, इतना नोट कर लो आप। तो इसके बाद अपन देखते हैं इसको। जेड आई, जेड आर, जेड एफ और कितना हो गया जेड ओ। अब एक एक चीज को बताने वाला हूं। देखो समीकरण 3 4 दे दिए, इनको दे दो 5 और कितना दे दो 6। समीकरण दे दो 5 और 6। अब लगाओ यहाँ या हियर, एक एक चीज समझो, ऐसे लगाओ। ये हो गया आपके पास जेड आई, ये हो गया आपके पास जेड आर, ये हो गया लो दोस्तों जेड एफ और ये हो गया जेड ओ। एक एक चीज को बताने वाला हूं, ठीक है। जेड आई, जेड आर, जेड एफ और जेड ओ क्या चीज था, डेल V1 अपॉन कितना था I1, यही तो था आपके पास। डेल V1 अपॉन कितना था डेल I1, ये था डेल V1 अपॉन कितना था डेल I2, ये कितना था डेल V2 अपॉन कितना था डेल I1 और ये कितना था दोस्तों डेल V2 अपॉन कितना था डेल I2, यही था। परिवर्तन को ये डेल का झंझट हटा के तो आई नाम दे दिया और कैपिटल वी, इसका मतलब ये हो गया कैपिटल V1 अपॉन I1, कैपिटल V1 अपॉन कितना I2, कैपिटल V2 अपॉन कितना हो गया I1 और ये हो गया कैपिटल V2 अपॉन क्या लिखेंगे दोस्तों I2। अब देखो इसको दूसरा नाम और देता हूँ, ये नहीं याद होते, जेड आई, जेड आर, जेड एफ और जेड ओ, ये भी याद हो जाएंगे। वोल्टेज कौन सी पहली, करंट कौन सा पहला, तो इसको लिखते हैं Z11। V अपॉन आई तो दोस्तों जेड होता है, V अपॉन आई तो क्या होता है जेड या प्रतिबाधा। V1 अपॉन I2 तो इसको लिखते हैं Z12, ये 2 और 1 है तो इसको लिखते हैं Z21 और ये है 2 अरे कितना है 2 तो इसको लिखते हैं Z22। इसको क्या लिखते हैं दोस्तों Z22, लिख दिए। अब देखिए इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इनका नाम। नाम देखो कैसे लिखेंगे इसका, V1 अपॉन I1। देखो नाम रटने की जरूरत नहीं, अभी बताता हूं। यही तो प्राचल हम पढ़े, ये होता I1, ये V1, ये होता I2 और ये कितना होता आपके पास V2, यही होता है अपने पास I1 V1 I2 V2। V1 और I1 किधर है, V1 और I1 इधर है, तो ये वाला पार्ट कौन सा कहलाता है, निवेश या इनपुट कहलाता है। अरे क्या कहलाता है, निवेश। और ये कौन सा पार्ट होता है, आउटपुट या निर्गम कहलाता है। तो V अपॉन I का मतलब Z हुआ, Z का मतलब क्या हुआ, प्रतिबाधा हुई। V अपॉन I का मतलब क्या हुआ, Z, और Z का मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रतिबाधा हुई, यही हुआ आपके पास। और V अपॉन I का मतलब Z हुआ और Z का मतलब आपके पास क्या हुई, प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा ये यहाँ से देखें तो ये कौन सी हुई, V1 अपॉन I1 कौन सा, निवेश, तो इसको कहते हैं निवेशी प्रतिबाधा। निवेशी प्रतिबाधा खुले परिपथ में होती हैं, निवेशी प्रतिबाधा, इसको कहते हैं इनपुट इम्पिडेंस। क्या कहते हैं इसको प्यारे बच्चों, इनपुट इम्पिडेंस। निवेशी प्रतिबाधा इसको क्या कहते हैं, इनपुट इम्पिडेंस। तो जेड आई का मतलब पता चल गया कैसे हुआ। ऐसे ही जेड आर, आर कैसे हुआ, देखो जेड आर, ये नोट कर लो पहले, एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। फिर किसकी बात आ रही है, जेड आर। जेड आर का मतलब होता है, देखो वोल्टेज तो पहले की, करंट दूसरे का, वोल्टेज तो पहले की, करंट दूसरे का, उल्टा चल रहा है काम। अरे वोल्टेज पहले की, करंट दूसरे का, उल्टा चल रहा है। आर का मतलब होता है रिवर्स। क्या होता है, रिवर्स। इसको कहते हैं उत्क्रम, क्या कहते हैं इसको, उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। कल बताया था अंतरित प्रतिबाधा क्या होती है, वोल्टेज और किसी का, करंट और किसी का, तो उस प्रतिबाधा को क्या कहते हैं, अंतरित प्रतिबाधा। क्या कहते हैं उस प्रतिबाधा को, अंतरित प्रतिबाधा। उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा इसको कहते हैं रिवर्स, रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस, रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस, रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस कहते हैं इसको। ये एफ है V2 अपॉन I1, करंट पहले का, वोल्टेज दूसरे की, करंट पहले का, अरे करंट पहले का, वोल्टेज दूसरे की, करंट पहले का, वोल्टेज दूसरे की, मतलब ये कौन सा है, फॉरवर्ड है, आगे की तरफ जा रहे हैं, पहले वाले में पीछे की तरफ आ रहे थे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं,
एक को तो उत्क्रम कहेंगे और इसको फॉरवर्ड कहेंगे। अरे भाई देखो, इसमें करंट पहले का और वोल्टेज दूसरे की, उसमें तो करंट दूसरे का और वोल्टेज पहले के, उल्टा था, तो उसको हम उत्क्रम या रिवर्स कहते हैं। इसको कहते हैं अग्र। अग्र ये भी उल्टे सीधे, वोल्टेज किसी की, करंट किसी का, तो उल्टे सीधे हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अंतरित प्रतिबाधा। क्या कहते हैं उसको? अंतरित प्रतिबाधा। इसको कहते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस। फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, ठीक है। यहां देखो V2/I2, ये क्या आपके पास? V2/I2। यहां क्या आपके पास? V2/I2। यहां क्या आपके पास? V2/I2। तो अपने पास जब V2 क्या होगा? I2 होगा। V2 क्या होगा? I2। तो V2/I2 है, जैसे ये था V1/I1, इधर वाले पार्ट का था तो इसको निवेशी कह दिया। V2/I2 आगे वाले पार्ट का है, और V/I मालूम है Z होता है, Z का मतलब प्रतिबाधा, और ये कौन सी की? आउटपुट की, तो इसलिए आउटपुट का O लगता है यहाँ। आउटपुट का क्या लगता है? O। इसको कहते हैं निर्गम। इसको क्या कहते हैं? निर्गम प्रतिबाधा। इसको कहते हैं निर्गम प्रतिबाधा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? निर्गम प्रतिबाधा, या इसको कहते हैं आउटपुट इंपीडेंस। क्या कहते हैं इसको? आउटपुट इंपीडेंस। इसको कहते हैं निर्गम प्रतिबाधा या आउटपुट इंपीडेंस। समझ में आ गई होगी सारी चीजें। ZI का मतलब इनपुट है, दोनों ही V1, ZO का मतलब दोनों ही आउटपुट है। ये आगे पीछे, एक इधर का एक इधर का, इसलिए अंतरित सब जुड़ गया। एक उल्टा है, बोले वोल्टेज पहले की, करंट दूसरे का, करंट दूसरे का, वोल्टेज पहले का, उल्टा है। इसका मतलब उत्क्रम या रिवर्स हो गया। ये सीधा है, इसलिए अग्र या फॉरवर्ड कह दिया। तो ये है इन चीज़ों का मतलब, नोट कर लो इनको। ये है इन बातों का मतलब या मीनिंग, तो नोट कर लीजिए इनको। तो बिल्कुल ये नाम IRFO आएंगे सब में, बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब V/I आएगा तो Z का मतलब प्रतिबाधा होगा, और इसका जब कहीं उल्टा भी मिलेगा तो उसको कह देंगे प्रवेशिता। समझ रहे हो बात को? बाकी ये एक उत्क्रम होगा, एक अग्र होगा, और एक निर्गम, और एक क्या होगा? निवेशी। और ये सारी चीज़ें कौन से परिपथ में होती हैं? खुले परिपथ में। लिखना चाहो तो लिख दो ओपन सर्किट, खुले परिपथ में, या इन ओपन सर्किट। बाकी नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए, हम यहाँ से इन ZI, ZR, ZF और ZO के नए नाम सीख गए। Z11, Z12, Z21 और Z22। तो समीकरण 5 और 6 में ये चीज़ें लिख सकते हैं अपन। समीकरण 5 और 6 में ये चीज़ें लिख सकते हैं अपन। तो देखो, समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से क्या लिख सकते हैं हम इसको? V1 इज इक्वल टू, ये हो गया Z11 I1, Z12, और ये कितना हो गया? I2। ये हो गया आपके पास V2 Z21 I1 प्लस ये हो गया Z22, और ये कितना हो गया? I2। ये जो समीकरण दे दीजिए इसको 7 और कितना? 8। ये हो गई इक्वेशन 7, और ये कितने हो गए आपके पास? 8। अब बोले सर Z प्राचल कहाँ रह गए? अरे भाई ये जो Z11 है, Z12 है, Z21 है, Z22 है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? Z प्राचल कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? Z प्राचल। तो यहाँ Z11, Z212, Z21 और Z22 को Z प्राचल कहते हैं, को Z प्राचल या Z पैरामीटर कहते हैं, आर कॉल्ड Z पैरामीटर्स। आप चाहो तो इसको मैट्रिक्स रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में लिखें प्यारे बच्चों? मैट्रिक्स रूप में। इन मैट्रिक्स फॉर्म में देखें क्या बनेगा आपके पास? V1, और ये क्या बनेगा? V2। यहाँ से देखें तो ये हो गया Z11, Z12, Z21, और ये हो गया Z22। और इधर लगा सकते हो आप इसमें I1, और क्या लगा सकते हैं? I2। ये हो गया मैट्रिक्स रूप। ये पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसीजर किसका है? Z प्राचल या Z पैरामीटर का। समझ गए? कल अगला पैरामीटर पढ़ेंगे अपन, अच्छे से पढ़ना भी इसको। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्यारे दोस्तों। सारी चीज़ें नोट कर लीजिए और फिर पढ़ते हैं आगे।